प्लूटो ग्रह की खोज कैसे और किसने शुरू की? इसका नामकरण किसने किया? यह विवादों में किस कारण घिरा? आईओयू ने प्लूटो से क्यों ग्रह की उपाधि छीन ली? न्यू होराइजन स्पेस प्रोब मिशन क्या है? हेलो दोस्तों, फॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्लूटो की खोज के दिन से लेकर आज तक के प्लूटो की यात्रा का संक्षेप में पता लगाते हैं। वर्तमान समय में बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत प्लूटो, जिसकी खोज 18 फरवरी 1930 को एरिजोना के फ्लैगस्टाफ में लोवेल वेधशाला में खगोल शास्त्री क्लाइड डब्ल्यू टॉम्बे द्वारा की गई थी। आज अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में आधिकारिक तौर पर 8 ग्रह हैं, लेकिन 1930 से 2006 के बीच इसमें 9 ग्रह थे। 9वां ग्रह गायब नहीं हुआ, बल्कि वैज्ञानिकों ने सूर्य से सबसे दूर स्थित 9वें ग्रह से ग्रहों की स्थिति छीन ली। बात 1906 की है, जब दुनिया को सिर्फ 8 ग्रहों के बारे में जानकारी थी। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। अमेरिका का एक धनी व्यवसायी पार्सिबल लोवेल, इसने 9वें ग्रह की खोज में एक व्यापक परियोजना शुरू की, जिसका नाम था प्लैनेट एक्स। 19वीं शताब्दी के अंत में एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा कि यूरेनस की कक्षा में कुछ गड़बड़ी हुई, तो एस्ट्रोनॉमर्स ने 9वें ग्रह के अस्तित्व का सिद्धांत दिया। एस्ट्रोनॉमर्स ने अनुमान लगाया था कि नेपच्यून के अलावा कोई अन्य ग्रह यूरेनस की कक्षा में देखी गई गड़बड़ी के पीछे था। साल 1909 तक लोवेल और उनका सहयोगी विलियम एच पिकरिंग प्लैनेट एक्स के लिए कई संभावित सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट सुझाए, लेकिन वे इसके अस्तित्व को साबित करने में नाकाम रहे। बाद में लोवेल की मृत्यु हो गई। फिर क्या? प्लैनेट एक्स परियोजना अधर में चली गई। 14 साल बाद 1929 में लोवेल ऑब्जर्वेटरी में क्लाइड डब्ल्यू टॉम्बे नामक एक 23 वर्षीय खगोलशास्त्री द्वारा फिर से प्लैनेट एक्स प्रोग्राम शुरू किया गया। एक साल की खोज के बाद 18 फरवरी 1930 को क्लाइड डब्ल्यू टॉम्बे अपनी फोटोग्राफिक प्लेटों पर एक संभावित गतिमान वस्तु की खोज की। कंफर्मेटरी फोटोग्राफ प्राप्त होने के बाद खोज की खबर को हार्वर्ड ऑब्जर्वेटरी को भेज दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले भी एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे पहले भी देखा था, लेकिन उनमें से किसी ने भी इसकी व्याख्या करने में सफलता नहीं पाई। एक नए ग्रह की खोज ने दुनिया में सुर्खियां बटोरी और इस नए ग्रह के नामकरण के लिए लोवेल ऑब्जर्वेटरी को हजारों सुझाव पत्र मिले। बहुत विचार विमर्श के बाद प्लूटो को चुना गया। इस नाम का सुझाव ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड की 11 वर्षीय स्कूल छात्रा वेनेटिया बर्नी ने दिया था, जो पौराणिक कथाओं से मोहित था। वेनेटिया को इसके लिए 5 यूरो का इनाम भी दिया गया। 1946 में नेपच्यून की खोज के बाद पहली बार संदेह उठाया जाने लगा कि क्या प्लूटो वास्तव में लोवेल का प्लैनेट एक्स था। प्लूटो मूल रूप से भविष्यवाणी की गई तुलना से छोटा था, निश्चित रूप से इतना बड़ा नहीं था कि यूरेनस की ऑर्बिट में देखी गई गड़बड़ी को पैदा कर सके। इस फैक्ट के साथ कि यह लोवेल की भविष्यवाणी की तुलना में 6 गुना अधिक स्लो था। इसके बाद एस्ट्रोनॉमर्स ने प्लूटो की ग्रह के रूप में स्थिति पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। एस्ट्रोनॉमर का कहना था कि प्लूटो की मंदता और बहुत बड़े ऑर्बिटल पथ ने इसे ग्रह की तुलना में क्षुद्रग्रह या धूमकेतु के समान बना दिया। 1978 में प्लूटो का आकार अंततः निर्णायक रूप से निर्धारित किया गया था। यह पृथ्वी का 500वां या चंद्रमा का 1/6 हिस्सा था, जो लोवेल की भविष्यवाणी प्लैनेट एक्स से बहुत छोटा था। एक ग्रह के रूप में प्लूटो की स्थिति वास्तव में 1992 के बाद खतरे में पड़ गई, जब कुइपर बेल्ट की डिस्कवरी की गई। बाहरी सौरमंडल में कुइपर बेल्ट में 1 लाख से अधिक छोटी ऑब्जेक्ट खोजे गए, जिनका व्यास 100 किलोमीटर से अधिक था, जो सभी नेपच्यून की कक्षा से परे सूर्य के चारों ओर घूमती है। जैसे जैसे कुइपर बेल्ट में और अधिक ऑब्जेक्ट खोजे गए, एक खगोलीय पिंड के रूप में प्लूटो की विशिष्टता तेजी से कम होती गई। 2005 में कैलटेक के खगोलविदों ने एक नई ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट एरिस की खोज की घोषणा की, जो प्लूटो की तुलना में काफी अधिक विशाल थी। जहां कुछ लोग इसे सौरमंडल का 10वां ग्रह कहे जाने की मांग कर रहे थे, वहीं अन्य इसे प्लूटो के रिक्लासिफिकेशन के सबसे महत्वपूर्ण तर्क के रूप में देख रहे थे। फाइनली इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन 2006 में एक रेजोल्यूशन लाई, जिसने प्लैनेट की आधिकारिक परिभाषा बनाई, जिसमें ग्रहों को 3 क्राइटेरिया में खरा उतरना चाहिए। पहला, ऑब्जेक्ट को सूर्य के चारों ओर कक्षा में होना चाहिए। दूसरा, ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वह अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण द्वारा गोल हो सके। और तीसरा,
ऑब्जेक्ट ने अपनी कक्षा के आसपास के क्षेत्र को साफ कर दिया हो। प्लूटो तीसरी कसौटी पर खरा नहीं उतरा। प्लूटो गुरुत्वीय रूप से प्रभावी नहीं है। इसका द्रव्यमान इसकी कक्षा में अन्य वस्तुओं के संयुक्त द्रव्यमान से काफी कम है। इसलिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन बोना ग्रह यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट के वर्गीकरण के साथ आया था। हालांकि यह वैज्ञानिक समुदाय में कई लोगों ने महसूस किया कि यह एक अनमाना वर्गीकरण था, जबकि अन्य भावनात्मक रूप से अधिक शामिल थे। कैलिफोर्निया में एक विधेयक पारित किया गया था जिसमें प्लूटो के IAU के वर्गीकरण को साइंटिफिक ह्रास कहा गया था। नासा ने 19 जनवरी 2006 में इंटरप्लानेटरी स्पेस प्रोब लॉन्च किया जिसका नाम था न्यू होराइजन्स स्पेस प्रोब। 9 साल बाद 14 जुलाई 2015 को यह प्लूटो के सामने से गुजरा और कई इंपॉर्टेंट जानकारी पृथ्वी तक पहुंचाई, जैसे सरफेस कॉम्पोजिशन ऑफ प्लूटो, जियोलॉजीज एंड मॉर्फोलॉजीज ऑफ प्लूटो, एटमॉस्फेयर ऑफ प्लूटो, मैप एंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ प्लूटो। फ्लाईबाय ने प्लूटो के ग्रह की स्थिति के बारे में बहस को फिर से शुरू कर दिया है और साथ ही ग्रह की अब तक की कुछ सबसे आश्चर्यजनक फोटो दी और आज भी प्लूटो जनता के बीच आकर्षण का विषय बना हुआ है।